अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं बच्चों? आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन को डिस्कस किया था। तो एनर्जी में हमने 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फिर हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जस्ट हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फोर्थ पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फिफ्थ में हमने डिस्कस करना है ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और इसकी जो एक एग्जांपल है उनके साथ मैं ना आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यानी एनर्जी रिसोर्सेज हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा। ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एनर्जी होती क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो बेसिकली एनर्जी होती है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी में काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसे यूनिट भी जूल होता है। वर्क वाला ही सारा कॉन्सेप्ट है, यूनिट भी सेम है। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन थी एनर्जी की। अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी की टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं के ई से डिनोट कर रहा हूँ। जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन यूँ करेंगे, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट फॉर्मूला हमने राइट डाउन करना है, हाफ एम वी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें एम जो है ये उस ऑब्जेक्ट का मैस है जो मूव कर रहा है, और वी जो है ये उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। वेलोसिटी इसको नहीं कहना, ये स्पीड है। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इस वजह से वी स्पीड है, और स्पीड का स्क्वायर के ये पे डिपेंड करती है। यानी कि स्पीड, काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैस ज़्यादा है, मोर मैस मोर काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। और सेकंड, स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के मैसेज जो हैं वो सेम है, और एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और एक की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? ये बी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, जो कि मैस कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। तो जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट बी की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में यही चीज़ें हैं, बेसिक इसकी डेफिनेशन और उसके बाद इसका फार्मूला, और ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर इनसे रेलिवेंट हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैपिटल पी ई से डिनोट करता हूँ।
पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन की वजह से होती है, या किसी भी कंडीशन या स्टेट की वजह से होती है। ये जस्ट एक डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। किसी भी बॉडी की पोजीशन या स्टेट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में, वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है। और हमारे कोर्स में पोटेंशियल एनर्जी की जो टाइप है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फार्मूला से ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये होती है m mass, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h हाइट, m g h के इक्वल। और आप ये जानते हैं कि जो m g है ये बेसिकली वेट के इक्वल होता है, तो हम इसको w इंटू एच भी लिख लेते हैं वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना वो ये हाइट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये हाइट है क्या। सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट को हम इस स्लोप पर लेकर जा रहे हैं अपवर्ड, ये एक डिस्टेंस कवर करता है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस है। तो हमने ये देखना है कि हाइट बेसिकली कौन सा डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि जो हाइट है, ये मैं यहाँ राइट डाउन भी कर देता हूँ, ये डेफिनेशन ऐसा याद नहीं करनी आपने, ये जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये बेसिकली हाइट होती है। और ये हाइट ही बेसिकली पोजीशन बताएगी कि जितनी यहाँ से जितनी हाइट जो है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, अब ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ले जाता हूँ, हाइट इंक्रीज की है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यहाँ पर ले जाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज करेगी। तो ये बेसिकली इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन है जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर सकती है, वो सारा रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड है। और जैसे जैसे पोजीशन देखें चेंज हो रही है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज हो रही है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन की वजह से ये एनर्जी बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और ये भी डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पर। ये चलें इसको अब यूँ लिख लेते हैं, डिफरेंट कलर हो गए। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है वेट पर, और सेकंड में डिपेंड करती है हाइट पर। मोर वेट मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोर हाइट मोर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है आप लोग देखें तो दोनों के फॉर्मूलाज को, और मुझे बताएं कि काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। तो स्टूडेंट्स वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो है मैस। ये माइंड में रखें कि मैस जो है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है जो भी बॉडी मूव करती है या पोजीशन चेंज करती है, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैस पे डिपेंड करती हैं। ये इनके दरमियान एक सिमिलैरिटी है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, और वो है एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करती है। तो एनर्जी जो एक बॉडी से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करती है ना, वो एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक अलग चीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एनर्जी ट्रांसफर का बताने लगा हूँ। सपोज एक बॉल है, बॉल ए, एक है यहाँ पर बॉल बी,
बॉल ए मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या स्पीड के साथ, और बॉल बी जो है वो एट रेस्ट है। जब बॉल ए बॉल बी के साथ कोलाइड करेगी, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ऑब्जर्व करें तो क्या बॉल बी आफ्टर कोलिजन जो है वो रेस्ट पे ही रहेगी या मूव करेगी? तो हमारा सबसे पहला जो आंसर है वो ये होगा कि सर ऑब्जेक्ट बी या बॉल बी जो है ये मूव करना शुरू कर देगी। तो मोशन की वजह से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली बॉल बी को ये जो एनर्जी है ये कहाँ से मिली है? बॉल बी को ये जो एनर्जी है ये बॉल ए की कोलिजन से मिली है। बॉल ए के पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो जब बॉल ए बॉल बी के साथ कोलाइड की तो बॉल ए ने अपनी काइनेटिक एनर्जी बॉल बी को ट्रांसफर की, और जिसकी वजह से बॉल बी ने मूव करना शुरू कर दिया, और बॉल बी के पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गई और वो भी एक सर्टेन स्पीड से मूव करेगी। कोलिजन में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, कुछ पार्ट भी ट्रांसफर हो सकता है, और डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफर कैसे हुई है? बॉल ए की काइनेटिक एनर्जी है वो बॉल बी में ट्रांसफर कैसे हुई है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें, जब बॉल ए बॉल बी के साथ कोलाइड की, बॉल ए ने बॉल बी पर एक फोर्स एक्सर्ट की। उस फोर्स के एक्सर्ट होने से बॉल बी ने एक डिस्टेंस कवर करना शुरू किया, यानी मूव करना शुरू किया, और इन दोनों का जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ये हम जानते हैं बच्चों कि ये होता है वर्क। इसका मतलब है कि बॉल ए जब बॉल बी से कोलाइड की तो बॉल ए ने बॉल बी पर एक वर्क डन किया, उस वर्क डन ने ए की एनर्जी को बी में ट्रांसफर कर दिया। तो जब भी हमने एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है ये एनर्जी ट्रांसफर होती है वाया वर्क डन। तो यहां से हम ये भी बात समझते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो वर्क डन हम करते हैं उस वर्क डन का पर्पस क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। तो यहां से हम जो इसका फॉर्मूला है वो लिखेंगे, इसको मैं रेज कर लूं, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर। वर्क डन का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ से एक बात आपको फर्दर क्लियर होगी कि किसी बॉडी पर वर्क डन करने का पर्पस क्या होता है, बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये एनर्जी अगर ट्रांसफर होगी मोशन की फॉर्म में तो वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। हम चेंज की बात कर लेते हैं, और अगर ये जो वर्क डन है ये बॉडी को हाइट पर ले जाए, यानी एक बॉडी जो है, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है यहाँ पड़ी हुई है, आप इस बॉल को उठाएं ऊपर की तरफ ले जाएं, आपने इस पर फोर्स भी एक्सर्ट की, इसने डिस्टेंस कवर किया, तो जब इसने कोई हाइट कवर करनी शुरू की तो बेसिकली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये वर्क डन जो है ये बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी को भी ट्रांसफर कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो वर्क डन का बेसिक पर्पस ये वाला होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफर को डिस्कस किया। अब इनसे रेलिवेंट हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डायग्राम शो द स्टेशनरी फेयर ग्राउंड राइड विद 4 चेयर्स ऑफ इक्वल मास, विच चेयर हैज मोस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, या इसको wh भी लिख सकते हैं। मैसेज इक्वल है तो इसका मतलब है कि वेट सबका इक्वल है। तो हाइट पर डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जितनी हाइट जिसकी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ए की जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, ए की हाइट ज़्यादा है तो ए की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मोस्ट होगी। और लीस्ट किसकी होगी?
जिसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो सबसे कम है, तो सी जो है वो लीस्ट पर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मास एंड वेलोसिटी v, सेकंड ऑब्जेक्ट हैज मास एंड वेलोसिटी 2v, रेशियो फाइंड करनी है y ओवर x की। तो x की जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी गिवन है, हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है जो स्पीड होगी। सेकंड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। हाफ, मास भी डबल है और स्पीड भी डबल है, तो v बाई 2 सॉरी, टू वी का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हाफ 2m। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए रेशियो के अलावा भी कई दफ़ा, जैसे ये स्टेटमेंट है ना, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी सिंपल आ जाते हैं, तो इनको आपने सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टू के साथ कैंसिल कर देते हैं, और ये कैंसिल कर दिया तो कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जो फॉर्मूला का 1/2 है ना, इसको आपने कभी भी इन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे जैसे यहाँ पर गिवन है उनके साथ कभी भी कैंसल आउट नहीं करना। यानी कि आप इस टू को इस टू के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल करेंगे तो वो एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं रहेगा, सॉल्व ही नहीं होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हम करें क्या, सबसे पहले आपने करना है कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना वो आपने राइट डाउन कर लेना है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखें एक्स्ट्रा फैक्टर्स, एक 4 है और एक 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 8 आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो इसका मतलब है कि y की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 8 है और x की जो है वो जस्ट 1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, y की काइनेटिक एनर्जी है 8 हाफ एम वी स्क्वायर, और x की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जस्ट हाफ एम वी स्क्वायर है। ये कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिल्डर लिफ्ट्स वन कंक्रीट ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड ऑन टू अ प्लेटफॉर्म, वेट ऑफ वन ब्लॉक इज दिस, वेट गिवन है। यूजफुल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसका मतलब है ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ग्रेविटी के केस में ये वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और ये होता है क्योंकि वेट गिवन है mgh या wh, तो वेट है 170 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों में से वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा होगा, वर्टिकल डिस्टेंस है 2.1, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो होगा 360 जूल्स। तो ये 360 वॉट है, तो वर्क या एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, तो इस वजह से ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 60 kg आइस स्केटर ट्रेवलिंग इनिशियली एट दिस स्पीड ग्लाइड्स अक्रॉस हॉरिजॉन्टल आइसी सरफेस, स्केटर ब्रेक्स एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 5 मिनट, वर्क डन अगेंस्ट ब्रेकिंग फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो आपको एनर्जी ट्रांसफर बता रहा है कि कौन सी है, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो वर्क डन जो है वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि पहले मोशन में था ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर ज़ीरो हुई है, तो इस वजह से वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। और वर्क डन जो है वो होता है एफ डी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। हमने ये फोर्स फाइंड करनी है, ब्रेकिंग फोर्स, तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2D, वैल्यूज प्लेस कर लें। 60 kg मैस है, स्पीड 9 आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस जो है 5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो C विल बी द राइट ऑप्शन।
चलें जी, अब हम अपना फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है? कंजर्वेशन का वर्ड पहले भी हम पढ़ चुके हैं मोमेंटम के केस में कि एनर्जी, ये कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कांस्टेंट रहना। और ये कंजर्वेशन लॉ जो है हमेशा एक सिस्टम पर एप्लीकेबल होता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे नहीं होता। इसे एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है। सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे मैं ई के से डिनोट करूंगा, वो ज़ीरो है। और इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ई पी, वो है एम जी एच। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, जैसे इसको ड्रॉप करेंगे स्टूडेंट्स, ये डाउनवर्ड मोशन अब परफॉर्म करेगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये मैं इसकी एक ट्रेजेक्ट्री बना देता हूँ, नीचे आ रहा है। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा ना, हमें पता है कि किसी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं, एज इट फॉल्स डाउन इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी, हाइट जो है वो डिक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हर पॉइंट पे जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है और स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। यानी एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। और किसी भी पॉइंट पर, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे ना, टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। इस पर भी कांस्टेंट होगी, इस पर भी कांस्टेंट होगी, इस पर भी कांस्टेंट होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर एयर फ्रिक्शन अभी हमने इग्नोर की हुई है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। टोटल एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट ही रहेगी। और हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। और जब ये बिल्कुल अर्थ के साथ स्ट्राइक करने लगेगा, यानी कि ये वो पॉइंट है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ, इस पॉइंट पर अब हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो चुकी है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम इसको सॉल्व करें ना मैथमेटिकल, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगी एम जी एच के इक्वल। अब ये चीज़ आपके लिए बड़ी एक हैरान कुन होगी कि सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो ये एम जी एच कैसे आ गई है? तो ये भी मैं बताता हूँ। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी एम जी एच हो जाएगी। अब हुआ क्या है देखें, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी एच। और जो टोटल एनर्जी है इन दोनों का सम, जब दोनों को ऐड करें तो एम जी एच होगी। हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी ने एम जी एच रहना है, इवन के जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ भी टोटल एनर्जी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो एम जी एच रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। ठीक। अब यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने किस तरह डिस्कस करना है? सबसे पहला पॉइंट कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। रेस्ट में हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, पोटेंशियल एम जी एच थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी।
यानी कि एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये जो लोएस्ट पॉइंट पे आप देखें कि एम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच क्यों आया है, इसका मतलब है लोएस्ट पॉइंट पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। हाई लोएस्ट पॉइंट पर सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो mgh के इक्वल है। तो एनर्जी ने अपनी फॉर्म को चेंज किया, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, और टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रही। यही बेसिकली होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो हम एनर्जी को बना नहीं सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी अपनी शेप को चेंज करती है, अपनी फॉर्म को चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और टोटल एनर्जी जो है किसी भी पॉइंट पर हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसकी अब स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। ये स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट है। मैंने 3 पॉइंट्स में स्टेटमेंट को लिखा है कि एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की, और टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल से इसको समझ भी लिया है, और इसके 2 फार्मूलाज अब आपने माइंड में रखने कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है ये डाउनवर्ड आ रहा था तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही थी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। ये फार्मूलाज मैं लिखता हूँ, इससे आपने याद रखना है। अगर एयर नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर 10 से 5 हुई है, यानी कि चलें 10 से 7 हुई है, तो लॉस कितना है, 3 का है। ये जो 3 का लॉस है ना, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है 3 जूल्स, और वही 3 जूल बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बन गई है। और अगर एयर जो है वो प्रेजेंट है, जैसा कि रियल वर्ल्ड में होता है, जब एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स, और ये जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो एयर की रेजिस्टेंस इस पर एक्ट करेगी, जिसकी वजह से हीट जो है वो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस भी होगी। तो उस केस में होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। ये मैं WF लिखता हूँ, ये वर्क डन है ड्यू टू फ्रिक्शन। या इसको लिख लेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रेलिवेंट हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और एक का लॉस दूसरी का गेन है। तो एयर अगर प्रेजेंट है तो क्या फार्मूला होगा, और अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो क्या फार्मूला होगा, इस सब हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन हम इसके करते हैं पास पेपर के, उससे ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे हमें टैकल करना है। क्वेश्चन है, डायग्राम शोज पाथ ऑफ अ डाइवर आफ्टर लीविंग अ प्लेटफॉर्म एंड बिफोर एंटरिंग द वाटर इन अ स्विमिंग पूल। Gravitational potential energy of diver is zero when it is at the surface of water. Which statement about the diver's energy along the path is correct? ये वाला जो सरफेस है ना वाटर का, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। पॉइंट ए, ऑप्शन ए है एट पॉइंट एक्स ही हैज़ ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पाथ है ना, ये अपने पाथ में आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम होगी, लेकिन चूंकि ये मूव कर रहा होगा ना यहाँ पर,
तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी। एट पॉइंट एक्स ही हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी, तो एक्स पॉइंट जो है वो अर्थ से अभी भी सर्टन हाइट पर है, तो हाइट की वजह से स्टिल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, ये भी नहीं हो सकता। हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन हिज काइनेटिक एनर्जी, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे डाउनवर्ड आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक जो है वो इंक्रीज होगी। सर्टन केस में हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हर जगह पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये पॉइंट है जो राइट है कि हर पॉइंट पर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक इंक्रीज कर रही है, लेकिन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स pulls a crate of weight at constant speed along a ramp. Part of work done increases the gravitational potential energy. ठीक है, क्योंकि हाइट इंक्रीज कर रही है ना, हर पॉइंट पे हाइट इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। एंड रेस्ट इज डब्ल्यू अगेंस्ट फ्रिक्शन। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ई एंड डब्ल्यू, यानी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बतानी है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बताना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच या डब्ल्यू एच। अब देखिए इसमें वेट जो है ना, ये बेसिकली हमने यहाँ पर प्लेस करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो 500 मल्टीप्लाई बाई एच, कितना एच, ये वर्टिकल हाइट है जो गिवन है 3, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1500 जूल्स। इसका मतलब है ए और बी में से कोई एक ऑप्शन है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा? अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो गिवन नहीं है, अब क्या किया जाए? ये जो फोर्स और ये डिस्टेंस है बेसिकली ये हमें बता रहा है टोटल वर्क डन जो बॉडी पे हो रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन जो बॉडी पे हुआ है उसे इस पॉइंट से इस हाइट तक ले जाने के लिए ये हुआ है 2000 जूल्स, ये टोटल वर्क डन हुआ है। इस टोटल वर्क डन में से 1500 जूल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को मिले, और रह कितना गया? तो टोटल वर्क डन में से आपने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे तब आपके पास जो है फॉर्मूला आंसर आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। 2000 में से 1500 को जब आप माइनस करेंगे तो 500, सो ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरह इसने सॉल्व होना है, ठीक है। A child, next question है, child slides down a slide, weight of child is this, height of slide given है, work done against friction जो है वो 1300 joules है, what is the change in gravitational potential energy and final kinetic energy? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी WH, वेट जो है वो 250 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ जाएगा 1750। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब देखें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो आप राइट डाउन कर लें। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वो जो इक्वेशन लिखी है उसको मैंने रीराइट किया है, तो ये 750 माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 1300 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगी 450 जूल, सो ए इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस करना है। इसमें कुछ होते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और कुछ होते हैं नॉन रीन्यूएबल। इनकी सिर्फ आपने ये माइंड में रखना है कि कैसे पता चले कौन सा रीन्यूएबल है कौन सा नॉन रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, नेवर रन आउट, ठीक है, जिनको रीयूज़ किया जाता है, बार बार जो यूज़ होते हैं वो रीन्यूएबल होते हैं। और जो एक सर्टेन टाइम के बाद रन आउट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम री यूज़ नहीं कर सकते,
उनको रीयूज़ करने में, दोबारा बनाने में हमें बहुत सारा टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। तो ऐसे जो होते हैं सोर्सेज वो होते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एक मैं आपके सामने रखता हूँ टेबल, उससे हम इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सन है। सूरज एक दिन निकलता है, हमें एनर्जी देता है, फिर ये वेस्ट में चला जाता है और अगले दिन दोबारा ये निकल कर वैसी ही एनर्जी हमें देनी शुरू कर देता है। तो सन में जो एनर्जी है वो अभी रन आउट नहीं होगी, उसको बहुत टाइम चाहिए ख़त्म होने में। तो सन जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। वाटर वेव्स, ये भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल या जो भी फ्यूल है, मतलब गैस है, पेट्रोल है, जो ज़मीन के अंदर है, ये एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएंगे। एक दफ़ा आपने जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उसको यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो गई है, उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको नया सोर्स लाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ये नॉन रीन्यूएबल है। न्यूक्लियर फ्यूल भी नॉन रीन्यूएबल है। बायोफ्यूल, ये होता है जो हम प्लांट से, एनिमल या ऑर्गेनिक वेस्ट से हम इसको हासिल करते हैं, ये भी बेसिकली रीन्यूएबल है। हवाएं भी रीन्यूएबल हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी रीन्यूएबल है। जियोथर्मल, ये सारे रीन्यूएबल हैं। नॉन रीन्यूएबल सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स या न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं इसमें, जो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं तो हम उनको दोबारा से बना नहीं सकते, या दोबारा से उनको बनने में हज़ारों लाखों साल जो हैं वो रिक्वायर होंगे। तो ये स्टूडेंट्स था रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल का थोड़ा सा कंपैरिजन हमने किया। तो ये था आपका आज का टॉपिक एनर्जी से रेलिवेंट। आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसमें फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ उसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।